हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर 7 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लेक्चर 6 में लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट इम्यूनिटी। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्यूनिटी एंड इवन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में मैंने बताया था आपको अबाउट इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को आप इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं, कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। सो द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ इन योर बॉडी दैट यू कॉल्ड इन्नेट इम्यूनिटी। इसके बाद सेकंड टाइप मैंने बताया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट मींस द इम्यूनिटी विच यू एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। The immunity which you acquire during lifetime that you called acquired immunity. Is that clear to all of you? तो acquired immunity जो कि आप लाइफ टाइम acquire करते हैं जिसे कि आप acquired immunity कहते हैं। So today I am going to discuss in detail about the acquired immunity. Basically acquired immunity में यहाँ पे दो different types की होती है, एक cell mediated immunity और दूसरा humoral mediated immunity और antibodies mediated immunity आप जिसको बोलते हैं। So listen carefully. Next is एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर बात की जाए एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, इट मींस द इम्यूनिटी विच यू एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो इम्यूनिटी जो कि लाइफ टाइम आप एक्वायर करते हैं उसे आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सो दिस इम्यूनिटी एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये इम्यूनिटी जो है एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम डेवलप होती है और इवन यू कैन से डेवलप आफ्टर बर्थ। तो ये इम्यूनिटी पैदा होने के बाद बनती है, डेवलप आफ्टर बर्थ। व्हेन यू गेट बोर्न, जब आप पैदा होते हैं तब ये इम्यूनिटी नहीं होती है, लेकिन पैदा होने के बाद ये इम्यूनिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ यू हैव इन्नेट इम्यूनिटी, बट आफ्टर बर्थ यू डेवलप अनदर टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट यू कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे कि आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सो दिस इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम इवन डेवलप आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इम्यूनिटी राइट, इस इम्यूनिटी में जो मेनली आपकी बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं और जो टी लिम्फोसाइट सेल हैं वो काम करती है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो इन दिस इम्यूनिटी मेन फंक्शंस performed by लिम्फोसाइट सेल्स, जिसको आप बी लिम्फोसाइट सेल्स बोलते हैं या फिर टी लिम्फोसाइट सेल्स बोलते हैं। तो बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स जो है वो इस इम्यूनिटी को परफॉर्म करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इम्यूनिटी जनरली परफॉर्म बाय बी सेल एंड टी सेल। इस इम्यूनिटी के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। What are the features and the characters of this immunity? इस इम्यूनिटी के जो मेजर फीचर्स होते हैं, नंबर 1 स्पेसिफिसिटी। ये एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। जैसे कि मैंने आपको इन्नेट इम्यूनिटी बताया, इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन ये इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। दैट्स वाई इसमें स्पेसिफिसिटी देखी जाती है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स हैं। तो पहला जो फीचर है वो है स्पेसिफिसिटी। दूसरा है सेकंड वन इज डाइवर्सिटी। तीसरा है ये इम्यूनिटी डिस्क्रिमिनेशन करती है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स को ये डिस्क्रिमिनेट करती है। फॉरेन एजेंट को या फॉरेन पार्टिकल को ये डिस्क्रिमिनेट कर देती है और उस डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से ही अपना काम करती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इस इम्यूनिटी में डिस्क्रिमिनेशन भी देखा जाता है। ये डिस्क्रिमिनेट कर देती है एक पैथोजन को।
और सिर्फ उसी पे एक्ट करती है, आपकी खुद की बॉडी सेल्स पे ये इम्यूनिटी अटैक नहीं करती है, ये मेनली अटैक करती है पैथोजेंस पे। इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स भी देखा जाता है। इसके बाद दिस इज ऑल्सो मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी, ये जो है मेमोरी को भी स्टोर करके रखती है। तो देखिए अगर स्पेसिफिसिटी की बात करें, आई एम गोइंग टू डिस्कस स्पेसिफिसिटी की बात करें, तो ये जो है इसमें जो रिस्पॉन्स होता है, इस इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होता है वो हर पैथोजन के लिए अलग अलग होता है। ये पैथोजन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इस इम्यूनिटी में जनरली ये एंटीबॉडीज मेडिएटेड भी होती है और सेल मेडिएटेड भी होती है। सपोज दैट अगर ये एंटीबॉडीज मेडिएटेड आप कंसिडर करते हैं तो एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा, वो एंटीबॉडी सिर्फ उस स्पेसिफिक पैथोजन पे ही अटैक करेगा, वो दूसरे पैथोजन पे अटैक नहीं करेगा। दूसरे पैथोजन के लिए एक दूसरा जो है क्या होगा, एक दूसरे किस्म का एंटीबॉडी होगा। हर पैथोजन के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज स्पेसिफिक पैथोजेंस पे अटैक करते हैं। दैट्स व्हाई दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी शो स्पेसिफिसिटी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये स्पेसिफिसिटी को शो करती है, यानी कि प्रोड्यूस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स फॉर स्पेसिफिक पैथोजन। ये इसका एक कैरेक्टर देखा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना इसका काम है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद सेकंड क्या है, डाइवर्सिटी। ये जो इम्यूनिटी है शो ए वेरी ग्रेट डाइवर्सिटी। मैंने बोला पैथोजेंस की डाइवर्सिटी होती है, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन, ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यहां पे ए लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज भी होते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे डाइवर्सिटी देखी जाती है। Are you getting or not? If in acquired immunity a large number of antibodies will produce for a large number of microorganisms या for a large number of pathogens, that you call diversity. तो यहां पे एंटीबॉडीज की एक लार्ज डाइवर्सिटी है। इज दैट क्लियर? तो ये एक डाइवर्सिफाई इम्यूनिटी है, राइट? जैसे कि डाइवर्सिफाई पैथोजेंस होते हैं वैसे ही डाइवर्सिफाई इम्यूनिटी भी आपकी बॉडी में आफ्टर बर्थ जो है टाइम टू टाइम डेवलप होती रहती है। इज दैट क्लियर? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डाइवर्सिटी भी देखी जाती है, तो ये बात याद रहे। तो यहां पे डाइवर्सिटी में अगर हम बात करें, इट इज ए डाइवर्सिफाइड इम्यूनिटी। If it can produce a large number of, it can produce a specific response for a specific pathogens, and pathogens are very diversified, it means immunity will also very diversified. तो ये एक डाइवर्सिफाइड इम्यूनिटी है। इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स, नॉन सेल्फ सेल्स, ये डिस्क्रिमिनेट कर देता है सेल्फ सेल को नॉन सेल्फ सेल से। जनरली ये इम्यूनिटी अटैक करती है पैथोजेंस पे, फॉरेन एजेंट पे अटैक करती है, जो फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर गया है उस पे अटैक करती है। ये आपके खुद के बॉडी के सेल्स पे अटैक नहीं करती है। तो ये यहाँ पे एक सेपरेशन कर देती है, ये देख लेती है, ये पहचान लेती है कि जो पैथोजन बॉडी के अंदर आ रहा है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वो आप हमारी बॉडी सेल से बिल्कुल डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? तो ये इसके अंदर एक रिकॉग्निशन एबिलिटी होती है। इज दैट क्लियर? अगर ये पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर सकती है तो उसको ये किल कर सकती है। तो रिकॉग्नाइज करके उसको किल करना इसका काम है। तो रिकॉग्नाइज मतलब डिस्क्रिमिनेशन, सेल्फ सेल्स पे अटैक ना करना, सेल्फ सेल्स को ये अवॉइड करती है। लेकिन जो पैथोजेनिक सेल्स है, जो कि फॉरेन सेल्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया है फॉरेन सेल्स ने, उसको ये डिस्क्रिमिनेट कर देती है, उसको रिकॉग्नाइज करके किल करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे इट कैन रिकॉग्नाइज
ए फॉरेन सेल जो कि पैथोजन है एंड किल दैम, जबकि इट नेवर अटैक ऑन सेल, ये भी लिखिए, इट नेवर अटैक ऑन सेल्स, ये सेल्स पे कभी अटैक नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं मेमोरी। तो मेमोरी की बात कर रहा था, तो मेमोरी का मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम मेमोरी की बात करें यानी कि ये इम्यूनिटी जो है रिकॉग्नाइज करती है पैथोजन को, उसके बाद पैथोजन पे अटैक करती है। तो रिकॉग्नाइज करके पैथोजन पे अटैक करना ये एक मेमोरी का काम है। जब पैथोजन फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर एंटर करता है, इज दैट क्लियर, तो उसको आपकी बॉडी की ये जो इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है, एक ज़्यादा टाइम लेती है उसको पहचानने में, उसकी प्रॉपर्टी को जानने में वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, जिसको आप प्राइमरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं। लेकिन जब वही पैथोजन सेकंड टाइम आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये इम्यूनिटी जो है उसको बड़ी क्विकली रिकॉग्नाइज कर लेती है। आर यू गेटिंग और नॉट? जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है और फर्स्ट टाइम आपने उस मेहमान को देखा होता है तो आप उसको पहचान नहीं पाते, लेकिन वही मेहमान जब सेकंड और थर्ड टाइम आता है, इज दैट क्लियर, तो आप आसानी से पहचान लेते हो। क्यों? क्योंकि आप उसको एक बार देख चुके हो। ऐसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कमाल है, जब कोई पैथोजन एंटर करेगा बॉडी के अंदर वो उसको पहचानने में थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन अगर वही पैथोजन सेकंड टाइम एंटर करता है या थर्ड टाइम एंटर करता है तो वो पहचानने में इतना टाइम नहीं लेती और एक क्विक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ ये मेमोरी को शो करता है। तो मेमोरी के केस में, इन केस ऑफ मेमोरी हैविंग टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स, वन इज प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड अनदर इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इस प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, सो लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे इन केस ऑफ मेमोरी, अगर हम मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स, दो टाइप के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। नंबर वन प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड नंबर टू सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अभी प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। देखिए, तो यहां पे दो टाइप के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। देखिएगा प्लीज, लिसन केयरफुली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स विल प्रोड्यूस इन acquired immunity, primary response and secondary response, that I am going to discuss. Listen carefully. देखिए, तो मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स की। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है उसमें क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस व्हेन द पैथोजेंस विल एंटर फर्स्ट टाइम इन द बॉडी। याद रखिएगा इस बात को। प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस when the pathogen enters first time in body। जब बॉडी में पहली बार पैथोजन एंटर करता है उसे आप प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। आर यू गेटिंग और नोट? तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में बॉडी के अंदर पैथोजन जब पहली बार एंटर किया उसे आपने प्राइमरी रिस्पॉन्स कहा, एंड it takes long time to recognize it, it takes long time to recognize it। मैंने बोला जब घर में मेहमान पहली बार आता है तो आप उसको पहचान नहीं पाते हैं, इज दैट क्लियर? आपके घर वालों को उससे इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है, तो दैट विल टेक द टाइम। तो ऐसे यहाँ पे ये है कि अगर पैथोजन पहली बार बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो आपकी बॉडी उसको आसानी से नहीं पहचान पाएगी, इट विल टेक टाइम। Is that clear to all of you? It takes long time to recognize it and then respond it, और उसके बाद वो उस पे रिस्पॉन्ड करती है।
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पहली बार कोई भी अगर पैथोजन में बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपकी बॉडी उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, इसलिए आसानी से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, और सम टाइम प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे आप बीमार भी पड़ जाते हैं. इन दिस केस ड्यूरिंग प्राइमरी रिस्पॉन्स, राइट, पर्सन बिकम सिक, इवन पर्सन बिकम सिक. तो इन दिस केस पर्सन बिकम सिक. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको एक हम ग्राफ की हेल्प से भी समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को. ये ग्राफ एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सपोज दैट मैंने यहां पे टाइम लिया मैंने इन डेज में. सपोज दैट यहां पे 0 डेज, 30 डेज, 60 डेज और फिर 90 डेज, इस तरीके से मैंने इन डेज में ये टाइम ले लिया. यहां पे मैंने ले लिया एंटीबॉडीज कॉन्सेंट्रेशन. पैथोजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, आपको पता होना चाहिए. तो मैं प्राइमरी रिस्पॉन्स की बात करूं तो प्राइमरी रिस्पॉन्स का ग्राफ कैसे आएगा? दिस इज द ग्राफ ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स. ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स. When the pathogen will enter first time, suppose that पैथोजन ने पहली बार एंटर किया तो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में 60 डेज लगे उसको रिस्पॉन्ड करने में, और वहां पे एंटीबॉडीज का भी कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है. वहीं अगर आप इस ग्राफ से एक कंपैरिजन वो कर सकते हैं, देखिए ये जो कर्व है ये इंडिकेट करती है प्राइमरी रिस्पॉन्स को, और ये जो कर्व इंडिकेट करती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स को. तो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं. प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है टेक्स लॉन्ग टाइम, बट सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज क्विक रिस्पॉन्स. इसको टाइम लग रहा है रिस्पॉन्ड करने में, 60 डेज लग रहे हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस होने में, वहीं सेकेंडरी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस होने में ओनली इन 30 डेज. और एंटीबॉडीज का भी यहां पे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. ए लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज आर आल्सो यूजिंग, राइट, फॉर दैट क्विक रिस्पॉन्स. तो इसकी देखिए पीक ऊपर जा रही है, एंटीबॉडीज का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में. तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इस ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकता है. प्रीवियस ईयर्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है? इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स, दिस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस when pathogens enters second time into the body. जब पैथोजन सेकेंड टाइम दूसरी बार बॉडी में एंटर करता है तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज वेरी क्विक रिस्पॉन्स एंड दैट टेक्स ए वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि वो क्विकली उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है. सेकेंड टाइम एंटर किया है तो क्विकली रिकॉग्नाइज करेगा. आर यू गेटिंग और नॉट? इन सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स pathogens can be quickly recognized. Pathogens quickly recognize हो जाता है and quick response will produce. तो pathogens quickly recognize हो जाता है और एक quick response produce होता है in case of acquired immunity. तो acquired immunity में यहां पे दो टाइप के रिस्पॉन्स देखे जाते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स. सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, दैट डेवलप आफ्टर बर्थ. Is that clear to all of you? This is not present at the time of birth, but this immunity will develop after the birth. And there are certain characteristics of this immunity. One is specificity, another is diversity, memory and discrimination. ये 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को इनेट इम्यूनिटी से डिफरेंट बनाती है. स्पेसिफिसिटी, यहां पे हर एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है, स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. दैट्स व्हाई दिस इज स्पेसिफिसिटी. डाइवर्सिटी, you know very well there is a very large number of pathogens
Pathogens are very diversified, so that's why for each pathogen a specific immune response will produce. It means this immunity will also be diversified. Is that clear? Another one is discrimination. It can easily discriminate between self cells and non self cells. This immunity cannot attack to your own cell. आपकी cells पे ये attack नहीं करती. It can only attack on the pathogen cells. So this is discrimination. And at the end, this is memory based immunity. In memory based immunity produce two types of response, primary response and secondary response. When the pathogens will enter inside the body first time, जब body में pathogen पहली बार enter करता है, then response will take a long time, because it will take a long time to recognize that pathogen. So it will take a long time to recognize that pathogen and then will give the response. Even sometime during the primary immune response, when the pathogen will enter first time in your body, is that clear? The person can become sick also. Is that clear? Sickness भी feel होती है. लेकिन secondary immune response में, when the pathogens will enter inside the body, it means quick response will produce at the second time, because quickly recognize the pathogen. Your body, your immunity can quickly recognize that pathogen. So these are certain features or characteristics of what? Acquired immunity. एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बता दूं, ऐसा क्यों होता है कि पहली बार में लंबा टाइम लगता है रिकॉग्नाइज करने में और दूसरी बार में एक क्विक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, व्हेन पैथोजन विल एंटर इन योर बॉडी, राइट, पैथोजन के साथ एंटीजेंस भी जाएंगे। एंटीजेंस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पैथोजन की सेल वॉल में होते हैं, या पैथोजन वायरस है तो उसके प्रोटीन कोट में भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो जब पैथोजन, एक चीज और मैं यहाँ पे डिफरेंस आपको बता देता हूं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, इसमें एक डिफरेंस और देखेगा आपको। फर्स्ट टाइम एंटीजेंस विल एंटर इन योर बॉडी, व्हेन द एंटीजेंस एंटर इन योर बॉडी और पैथोजन विल एंटर इन योर बॉडी, राइट, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एंटीजेंस, प्राइमरी रिस्पॉन्स, एंटीजेंस एंटर किए फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम एंटीजेंस की एंट्री हुई। इफ फर्स्ट टाइम एंटीजेंस विल एंटर इनसाइड द बॉडी, तो अगर एंटीजेंस एंटर करते हैं बॉडी में पहली बार, तो क्या होता है, ये जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो, मैंने आप बताया आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो मेडिएट करते हैं सेल्स, वो है बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो इस इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में बी सेल्स एंड टी सेल्स आर वेरी हेल्पफुल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे जैसे एंटीजेंस एंटर किया, तो बी एंड टी सेल्स अंडरगोज इन डिवीजन। तो यहां पे इन दोनों सेल में डिवीजन हुआ एंटीजेंस की प्रेजेंस में, क्योंकि एंटीजेंस इन सेल्स को स्टिमुलेट करती है, और उसी स्टिमुलेशन से बी एंड टी सेल्स अंडरगोज इन डिवीजन एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर वन इज इफेक्टर सेल एंड नंबर टू इज मेमोरी सेल्स। मैंने बोला when the pathogen will enter first time in the body, antigens stimulate the B and T cells, because acquired immunity generally mediated by B and T cells. तो B और T cells स्टिमुलेट हो जाएंगी, वो डिवाइड होंगी, और डिवाइड होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगी इफेक्टर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स में। ये जो इफेक्टर सेल्स है, दैट विल गिव द इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स देगा, एंड प्रिवेंट डिजीज, और डिजीज को रोकने का काम करेगा इफेक्टर सेल्स। वहीं जो मेमोरी सेल्स, जो दूसरे टाइप की सेल्स प्रोड्यूस हो रही है, ये मेमोरी सेल्स जो है कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं, और ये मेमोरी सेल्स स्टोर हो जाती हैं स्प्लीन में या लिम्फॉइड ऑर्गन्स में या थाइमस में, ये जो है स्टोर हो जाती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो मेमोरी सेल्स stored in spleen, thymus या other lymphoid organs। तो lymphoid organs में ये memory cells जाके स्टोर होती हैं, मेनली spleen और thymus में जाके स्टोर हो जाती है। तो मैंने बोला जब पैथोजन पहली बार बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटीजेंस बॉडी के अंदर जाता है, तो वो एंटीजन स्टिमुलेट करता है बी एंड टी सेल्स को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन बी एंड टी सेल्स। बी एंड टी सेल्स मेडिएट करती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, और जैसे ही बी एंड टी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं,
स्टिमुलेट होती हैं तो वो डिवीजन करती हैं, और डिवीजन करने के बाद बी एंड टी सेल्स आफ्टर द डिवीजन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इफेक्टर सेल्स। नंबर वन इज इफेक्टर सेल्स एंड नंबर टू इज मेमोरी सेल्स। तो इफेक्टर सेल्स जो है दैट गिव द रिस्पॉन्स, लेकिन मेमोरी सेल दैट नेवर गिव द रिस्पॉन्स। मेमोरी सेल्स जो है स्टोर इनसाइड द लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन में, थाइमस में जाके वो स्टोर हो जाती हैं मेमोरी सेल्स। आर यू गेटिंग और नॉट? तो लिम्फोइड ऑर्गन्स में स्टोर हो जाती है। लेकिन अब नाउ सेकंड रिस्पॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, व्हेन द पैथोजेंस विल एंटर सेकंड टाइम, तो पैथोजन के साथ एंटीजेंस भी होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पैथोजेंस के साथ एंटीजेंस भी होते हैं उनके सेल वॉल के कोड पे। तो यहां पे अगर पैथोजन सेकंड टाइम वो एंटर करता है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बॉडी में इफ दिस पैथोजन विल एंटर सेकंड टाइम इन द बॉडी, देन व्हाट विल हैपन? अगेन एंटीजेंस एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू पैथोजेंस। सेकंड टाइम एंट्री हुई है, सेकंड टाइम एंट्री होने के बाद अब ये स्टिमुलेट करेगा मेमोरी सेल को। देखिए, उसने एक नॉर्मल स्पेसिफिक बी एंड टी सेल को स्टिमुलेट किया था फर्स्ट टाइम में, नॉर्मली बी एंड टी सेल्स स्टिमुलेट हुई। लेकिन सेकंड टाइम में जब वही पैथोजन दोबारा एंटर किया, सेकंड टाइम में जब वही पैथोजन दोबारा एंटर किया, तो ये जो मेमोरी सेल स्टोर हुई थी, इस मेमोरी सेल के पास सारी इंफॉर्मेशन है इस पैथोजन की। ये मेमोरी सेल बनने का पीछे रीजन क्या है कि जिससे कि ये मेमोरी सेल्स रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। ये मेमोरी सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। मेमोरी सेल्स ने रिस्पॉन्ड नहीं प्रोड्यूस किया, बट ये रिकॉग्निशन में हेल्प करेगी। इसने जब वो पहली बार एंटर किया था, इसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। अब जब सेकंड टाइम वो पैथोजन एंटर करेगा, यही मेमोरी सेल्स अंडरगोज इन डिवीजन होगा। तो डिवीजन के बाद ये इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, राइट? यही मेमोरी सेल्स एंटीजन से स्टिमुलेट होके इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड यही मेमोरी सेल्स इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद गिव द इम्यून रिस्पॉन्स, और एक इम्यून रिस्पॉन्स को यही मेमोरी सेल्स विल प्रोड्यूस दिस इम्यून रिस्पॉन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स टेक्स ए लॉन्ग टाइम, राइट? क्योंकि उसको पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में फर्स्ट टाइम लग जाता है। Is that clear? And that is a very slow immune response. प्राइमरी रिस्पॉन्स में एक स्लो इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है, जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एक फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है, क्विकली रिकॉग्नाइज करती है, क्विकली इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। आर यू गेटिंग और नॉट? और यहाँ पे मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। जब पैथोजन पहली बार एंटर करता है तो वो स्टिमुलेट करता है स्पेसिफिक बी एंड टी सेल्स को, वो डिवाइड कर जाती है इफेक्टर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। ये मेमोरी सेल्स जो है रिकॉग्निशन में हेल्प करती हैं। ये मेमोरी सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करती है, जाके स्टोर हो जाती है लिम्फोइड ऑर्गन में, जिससे कि ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स में जरूर काम देगी। वहीं इफेक्टर सेल्स स्लो रिस्पॉन्स देता है। जब सेकेंड टाइम वो पैथोजन एंटर करता है तो यही मेमोरी सेल्स डिवाइड होने के बाद इफेक्टर सेल्स बनाती हैं, और ये इफेक्टर सेल डायरेक्टली अटैक करता है, तो यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये भी डिफरेंस इस फ्लो चार्ट को आप ड्रॉ कर लीजिएगा और आपको आसानी से प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया, दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इज दैट क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इज ह्यूमेरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। मैंने बताया एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमेरल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमेरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो लिसन केयरफुली अबाउट द ह्यूमेरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। देखिए, लिसन केयरफुली, ह्यूमेरल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सी, मैंने बताया एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमेरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमेरल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ह्यूमेरल मेडिएटेड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ह्यूमेरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमेरल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस।
ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी को आप एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, ऑल्सो भी नोन एज, डोंट बी कंफ्यूज, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी को आप एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। दिस ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी ऑल्सो भी नोन एज एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसको आप एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी को, AMI। ह्यूमरल इम्यूनिटी या ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी को आप एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो बी नोन एज एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी। इज दैट क्लियर? सो डोंट बी कंफ्यूज। यहां पे इस इम्यूनिटी में, इस ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज काम करती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। इन दिस टाइप ऑफ immunity, a large number of antibodies will produce against the pathogens. When the pathogen will enter in your body, then this type of immune response will produce, and a large number of antibodies produce against that pathogen, and these antibodies attacks on that pathogen. ये antibodies जो है अटैक करती हैं उस पैथोजन पे, इसलिए इसको आप antibodies mediated immunity भी कहते हैं। In this type of immunity produce an army of antibodies, और ये जो आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज है which attack on पैथोजन, ये पैथोजन्स पे अटैक करती है। और इन एंटीबॉडीज का जो सोर्स होता है, these antibodies generally produced by the B cells, B lymphocyte cells इन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। The source of antibodies, मैंने बताया लिम्फोसाइट दो टाइप की हैं, B cells and T cells, and the source of antibodies is B cells। तो जो B cells है या B lymphocyte cells हैं, ये B cells या फिर B lymphocyte cells produce an army of proteins, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जनरली नेचर में, जिसको आप एंटीबॉडीज कहते हैं। तो एंटीबॉडीज को बी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की है, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है? वो एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी है। इसमें बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स से ए लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, और ये एंटीबॉडीज अटैक करते हैं पैथोजेंस को, और पैथोजेंस को किल करने का काम करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद तो सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज are B cells. Now I'm going to discuss in detail about the antibodies. Is that clear to all of you? After that I will discuss about the antigens also. तो एंटीबॉडी को मैं डिटेल में बता रहा हूं यहाँ पे एंटीबॉडी एग्जैक्टली है क्या। देखिए एंटीबॉडीज से पहले मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटीजेंस फर्स्ट, उसके बाद आपको एंटीजेंस अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज जो है दैट अटैक ऑन पैथोजेंस। कोई पैथोजन जब बॉडी में एंटर करता है तो ये एंटीबॉडीज उस पर अटैक करती है, लेकिन इसका अटैक करने का मैकेनिज्म क्या है? ये पैथोजेंस के कौन से पार्ट के साथ इंटरेक्ट करके पैथोजन को किल करने का काम करती हैं? ये एंटीबॉडीज जो है इंटरेक्ट करती है एंटीजेंस से, और ये एंटीजेंस जो होते हैं पैथोजन के सरफेस पे, सेल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, या पैथोजन वायरस है तो उसके प्रोटीन कोड पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं एंटीजेंस। तो एंटीजेंस में बी एनीथिंग इन नेचर जिसके साथ, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्शन, तो एंजाइम्स जो है वो एक्ट करता है सबस्ट्रेट पे, एंजाइम्स जो है सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर देता है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो एंटीबॉडीज हैं इन एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करके एंटीजेंस को ब्रेक डाउन कर देती हैं, और जैसे ही ये एंटीजेंस ब्रेक हो जाते हैं, जैसे ही एंटीजेंस टूट जाते हैं, एंटीजेंस को की आइडेंटिटी को लॉस कर देती हैं, वैसे ही वो पैथोजेंस की डेथ हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली पैथोजेंस पे को मतलब डायरेक्ट इस तरीके से इनगल्फ करने का काम नहीं करती। जैसे आपने पढ़ा होगा जो मैक्रोफेजी सेल्स होती है वो डायरेक्टली खा जाती हैं पैथोजेंस को। इज दैट क्लियर? लेकिन ये सेल्स जो हैं ये क्या करती हैं? एंटीबॉडीज निकालती हैं, बी सेल्स एंटीबॉडीज निकालती हैं, और वो एंटीबॉडीज जो है एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करके एंटीजेंस को ब्रेक कर देता है, और जैसे ही एंटीजन ब्रेक हो जाता है, एंटीजन की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, उसी के हिसाब से फिर एंटीजेंस की वजह से वो पैथोजेंस भी डाई हो जाता है। Is that clear to all of you? Due to loss of that antigen. तो एंटीजन हमेशा एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करता है। तो ये पॉइंट भी आप लिखिएगा। एंटीबॉडीज जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है,
वैसे ही एंटीबॉडीज ऑलवेज रिएक्ट विद एंटीजन, एंटीजन्स के साथ रिएक्ट करता है एंड ब्रेक इट डाउन, और उसको इनएक्टिव कर देता है, या तो इनएक्टिव कर देगा या ब्रेक डाउन कर देगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये एंटीबॉडीज एंटीजन्स को इनएक्टिव करने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ आया? तो ये यहां पे सबसे पहले एंटीजन्स मैं आपको बता देता हूं। एंटीजन्स क्या है? एंटीजन्स दिस इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, एंटी प्लस जन, एंटी प्लस जन। तो एंटी डिराइव्ड फ्रॉम एंटीबॉडीज and Jans means generating. When the pathogens enter inside the body, so these antigens will be present on the protein coat, will be present on the surface of pathogen या cell wall of pathogen, cell wall of bacteria. तो ये एंटीजेंस पैथोजन के पास प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटीजेंस राइट क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को। तो एंटीबॉडीज जनरेटिंग एजेंट्स दैट यू कॉल्ड एंटीजेंस। देखिए, एंटीबॉडीज जनरेटिंग एजेंट्स दैट यू कॉल्ड एंटीजेंस, सिंपली यू कैन डिफाइन इट। एंटीबॉडीज जनरेटिंग एजेंट्स दैट यू कॉल्ड एंटीजेंस। एंटीबॉडीज जनरेटिंग एजेंट्स को आप एंटीजेंस कहते हैं, राइट? Antigens stimulate the production of antibodies. When the antigens enter inside the bodies, then increase the production of antibodies. तो antibodies का जो है production बढ़ जाएगा when these antigens will enter inside the body. Antibodies का production automatically जो है बढ़ जाता है। Is that clear to all of you? तो antibodies production will increase when these antigens will present, because antigens का काम क्या है? Stimulate the antibodies production. ये antigens क्या होते हैं? A majority of antigens, इन antigens का नेचर कैसे होता है? A majority of antigens are protein और polysaccharides in nature. एक majority of antigens जो होते हैं या तो proteins होते हैं या फिर polysaccharides होते हैं नेचर में। Is that clear to all of you? And these antigens are present on सेल वॉल ऑफ पैथोजेंस। ये पैथोजेंस कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इवन ऑल्सो प्रेजेंट ऑन वायरल कोट। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि एंटीजेंस किसी पैथोजेंस के बॉडी सरफेस पे ही अटैच हो। दिस इज ऑल्सो नॉट कंपलसरी। Sometimes these antigens may be non-living. These antigens may be non-pathogenic. Is that clear? यानी कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एंटीजन पैथोजन के सरफेस के साथ, पैथोजन की बॉडी के साथ अटैच है। This is not compulsory. Sometimes these antigens may be non-pathogenic. तो कुछ नॉन पैथोजेनिक एंटीजेंस के एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। देयर आर सम नॉन पैथोजेनिक एंटीजेंस ऑल्सो, जो कि एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। कुछ ऐसे भी एंटीजेंस होते हैं जो कि एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन के लिए एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, बट वो नॉन पैथोजेनिक है। वो किसी बैक्टीरिया के साथ अटैच नहीं है, किसी फंजाई के साथ अटैच नहीं है, किसी भी पैथोजन के साथ अटैच नहीं है, किसी वायरस के साथ अटैच नहीं है, वो कंप्लीटली नॉन पैथोजेनिक है। तो कुछ ऐसे भी एंटीजन होते हैं जो कि बॉडी में एंटीबॉडीज को जनरेट करते हैं और जो कि नॉन पैथोजेनिक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एंटीजन्स एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एलर्जी के बारे में आई विल डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के इसी वाले पार्ट में व्हेन आई विल कंप्लीट दिस इम्यूनिटी पोर्शन, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द एलर्जी। तो ये एलर्जी भी इंड्यूस कर सकते हैं। तो नॉन पैथोजेनिक एजेंट्स एंटीजेंस क्या है? जैसे पॉलन ग्रेन्स हो गए, ये वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, कुछ फ्रूट्स भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? एग सेल भी हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? आपने पढ़ा होगा, नॉर्मली सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कहता है कि मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है। इस चीज़ से एलर्जी मतलब वो उसकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर वो एंटीजेंस मेरे लिए जो है एंटीबॉडी, मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट कर सकता है, बट ये कंपलसरी नहीं कि सबकी बॉडी में कर सकता है।
तो ये बाई चांस होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे को इस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, यानी कि उसकी बॉडी में वो एलर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि वो उस एलर्जिक रिएक्शन दे रहा है, यानी कि वहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है और जो एंटीबॉडीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर नॉन पैथोजेनिक एंटीजेंस होंगे तो और वो एंटीजन प्रोड्यूस कराएंगे, दैट विल बी कंप्लीटली वेस्टफुल, क्योंकि पैथोजेंस तो है ही नहीं। तो पॉलन ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग सेल या एनिमल टेंडर्स भी होते हैं, डस्ट भी हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या है? एंटीबॉडीज जनरेटिंग एजेंट्स दैट यू कॉल्ड एंटीजेंस। These antigens stimulate the production of antibodies. A majority of antigens are pathogenic, यानी कि which are present on the cell wall of the pathogens or present on the protein coat of the virus. वायरस के कोट पे भी ये एंटीजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं या किसी पैथोजन की सेल वॉल पे प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। और कभी कभी ये नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन हो गया, एनिमल टेंडर्स हो गए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपका एंटीजेंस हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एंटीबॉडीज एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इन डिटेल। सो लिसन केयरफुली। तो बात कर रहा हूँ मैं एंटीबॉडीज की यहाँ पे। ये एंटीबॉडीज जो होते हैं मेनली प्रोड्यूस बाय बी सेल्स, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ए मेजॉरिटी ऑफ एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। मेजॉरिटी ऑफ एंटीबॉडीज जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं नेचर में। ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली। एंटीबॉडीज की मैं बात कर रहा हूं, डिटेल में बता रहा हूं। एंटीबॉडीज को आप ऑल्सो भी नोन एज आईजीएस यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोला जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इनको बोला जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज को आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। अब ये एंटीबॉडीज जो होते हैं, ए मेजॉरिटी ऑफ एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर, ये नेचर में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इनका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, इनके स्ट्रक्चर को H2L2 भी कहा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज आल्सो बी नोन एज H2 and L2। यहाँ पे दो चेन्स होती हैं, वैसे 4 चेन्स होती हैं। दो हैवी चेन होती है यानी कि H2 एंड दो लाइट चेन होती है यानी कि L2। देयर आर 2 चेन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडीज, दैट वाइज दिस स्ट्रक्चर इज H2 and L2। H2L2 स्ट्रक्चर आप बोलते हैं। तो यहाँ पे दो हैवी चेन होती हैं एंड दो लाइट चेन होती हैं। 2 heavy chains and 2 light chains, and each chain having heavy chain का जो molecular weight होता है 50,000 डाल्टन होता है, वहीं light chain का जो molecular weight होता है वो होता है 25,000 डाल्टन। तो ये दो चेन से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर है। वैसे 4 चेन से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज का एक प्योर स्ट्रक्चर जो होता है H2L2 उसमें देखा जाता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। देखिए कैसा होता है स्ट्रक्चर। ये एक H2L2 स्ट्रक्चर तो है ही, इसकी जो शेप होती है ये भी आप समझ लीजिए। द शेप ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज वाई शेप। ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर है। कैसा बेटा? वाई शेप। तो यहां पे वाई शेप बना दीजिए। देखिए ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू ड्रॉ। This is Y-shaped structure, and this Y-shaped structure, this is the structure of antibody। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है Y-shape होता है। इसमें दो हैवी चेन होती हैं, दो लाइट चेन होती हैं। ये दो हैवी चेन मैंने ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। Listen carefully।
देखिए प्लीज, आई एम गोइंग टू ड्रॉ 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स. देखिए तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर हैवी चेन है, दिस इज पर्टिकुलर हैवी चेन. आप इसको और थोड़ा सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन सिंपली ड्रॉ इट. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर हैवी चेन है. There are 2 heavy chains that I already told you. यहाँ पे 2 heavy chains हैं, 2 heavy chain, और ये दोनों heavy chain आपस में बाइंड होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से. यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये आपस में जुड़ी हुई होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से. इसके अलावा यहाँ पे लाइट चेन भी आप देख सकते हैं. दिस इज अनदर चेन दैट यू कॉल्ड लाइट चेन. दिस इज लाइट चेन. ठीक है, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन, तो दूसरी लाइट चेन यहां पे भी होगी. दिस इज अनदर लाइट चेन. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पे 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है भाई. ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन ड्रॉ करते हैं. दिस इज अनदर चेन दैट इज लाइट चेन. तो देयर आर 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंटीबॉडी. दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में स्ट्रक्चर आ जाता है. अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की डिटेल में, यहाँ पे लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है. देयर इज आल्सो बिटवीन लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में भी यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड देखा जाता है, और ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर है. अब हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं. ये दोनों चेन में, चाहे वो लाइट चेन हो और चाहे वो हैवी चेन हो, लाइट चेन और हैवी चेन के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं. ये मैं आपको बता देता हूँ, लिसन केयरफुली. देयर आर 2 मेजर पार्ट्स ऑफ लाइट चेन एंड हैवी चेन. मैं इसको शेडेड कर देता हूँ. दिस इज लाइट चेन एंड हैवी चेन. तो यहाँ पे लाइट चेन और हैवी चेन के 2 मेजर पार्ट्स हैं. हाउ मेनी मेजर पार्ट्स आर देयर? 2 मेजर पार्ट्स. यहाँ पे जिसको मैंने शेडेड किया है रेड मार्क से, ये जो है इसको आप FAB बोलते हैं. दिस इज द फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट. FAB मीन्स फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट, या आप इसको वेरिएबल रीजन भी बोलते हैं. ये एक वेरिएबल रीजन भी बोलते हैं, या सिंपली आप एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कह सकते हैं इसको. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? और ये रीजन यहाँ पे 2 टाइप के रीजन्स देखे जाते हैं. ये रीजन हैवी चेन में भी है और लाइट चेन में भी है. दूसरे टाइप का रीजन आपको समझ ही आ गया होगा. दिस इज अनदर टाइप ऑफ रीजन. देखिए ये और ये, दिस इज अनदर टाइप ऑफ रीजन. इस रीजन को आप FC बोलते हैं, यानी कि फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल. तो फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल इट मींस FC. FAB इट मींस फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट. तो ये जो FC है, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल, इसको आप कांस्टेंट रीजन कहते हैं. इसको कांस्टेंट रीजन इसलिए कहा जाता है, देखिए इसको आप वेरिएबल रीजन कह रहे हैं, और ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा नीचे वाला जो रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन है और ये वेरिएबल रीजन है. यहां पे भी मैं लिख देता हूं, दिस इज वेरिएबल रीजन एंड दिस इज कांस्टेंट रीजन. तो देयर आर 2 रीजन्स इन एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स, और दोनों चेन में रीजन्स प्रेजेंट होते हैं. ये हैवी चेन में भी प्रेजेंट होता है, लाइट चेन में प्रेजेंट होता है. ये कांस्टेंट रीजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं देखे जाते हैं, यहाँ पे कोई अल्टरेशन नहीं है. लेकिन ये वेरिएबल रीजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आते हैं. यहाँ पे एंटीबॉडीज के साइज के हिसाब से, एंटीजेंस, क्योंकि ये जो आप साइट देख रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ऐसी साइट आपने एंजाइम से भी देखी होगी. इसे आप एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं. एंटीजन
बाइंडिंग साइट, दिस इज ऑल्सो बीन नोन एज एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, तो ये यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है और इस एंटीजन बाइंडिंग साइट के साथ एंटीजन बाइंड करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये जो साइट है, इस साइट की वजह से ये रीजन जो है वेरिएबल है, एंटीजन के साइज के हिसाब से, एंटीजन की शेप के हिसाब से इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। देयर आर टू रीजन, FAB एंड FC, फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बॉडी एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंड अनदर इज कांस्टेंट रीजन। सो वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। इज दैट क्लियर? एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इस रीजन को पैराटोप भी कहा जाता है। एंटीबॉडी के इस रीजन को पैराटोप भी कहा जाता है। एक होता है पैराटोप, एक होता है एपिटोप, ये भी समझ लीजिए। मैं बता देता हूं, सपोज दैट मैं किस तरीके से यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी में इंटरेक्शन होता है, मैं आपको इसको जूम करके बता देता हूँ। लिसन केयरफुली, देखिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल डायग्राम की हेल्प से इसको बड़ी आसानी से समझा सकता हूँ। देखिए, दिस इज वेरिएबल साइट ऑफ antibody molecule, one portion of light chain, one side from the light chain and another side from the heavy chain. तो light chain और heavy chain, ये light chain ये heavy chain दोनों chain के पार्ट हैं। ये यहाँ पे इस रीजन को आप बोलेंगे पैराटोप। अब इस पैराटोप रीजन के साथ, ठीक है, एक एंटीजन आके बाइंड कर जाता है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। एंटीजन कैसे बाइंड करता है, देखिए ये एंटीजन इस तरीके से बाइंड कर गया, देखिए ये एंटीजन है, दिस इज एन एंटीजन, ये एक एंटीजन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एंटीजन है, आर यू गेटिंग और नॉट? दिस इज व्हाट, दिस इज एंटीजन। इज दैट क्लियर? ये एंटीजन है और ये एंटीजन ने किसके साथ इंटरेक्ट किया है, एंटीबॉडीज के साथ। कौन से रीजन के साथ, पैराटोप के साथ। एंटीबॉडी का जो रीजन है उसे आप बोलेंगे, एंटीबॉडी का जो रीजन है उसे आप पैराटोप बोलते हैं। एंटीजन का जो रीजन होगा जो कि इस पैराटोप के साथ बाइंड करेगा, इस रीजन को आप एपिटोप कहेंगे। एपिटोप, पैराटोप। एपिटोप इज द रीजन ऑफ एंटीजन एंड पैराटोप इज द रीजन ऑफ एंटीबॉडी। दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इज दैट क्लियर? ए मेजॉरिटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। दो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, दो हैवी चेन होते हैं और दो लाइट चेन होते हैं, S2L2 बोलते हैं। इसकी शेप वाई शेप होती है और ये हैवी चेन और लाइट चेन दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। इनके दो रीजन होते हैं, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरिएबल रीजन में एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, पैराटोप होता है। एंटीजन के पास एपिटोप होता है और वो उसी एपिटोप से उस पैराटोप के साथ बाइंड हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीबॉडीज। आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। सो लिसन केयरफुली। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। देखिए यहाँ पे कितने टाइप की एंटीबॉडीज होती है। मेनली देखिए यहाँ पे 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई एम। Is that clear to all of you? There are mainly 5 types of immunoglobulins यानी कि एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज 5 टाइप की होती है। तो स्टार्ट करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए से। इम्यूनोग्लोबुलिन ए का मतलब है अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन डी का मतलब है डेल्टा, इम्यूनोग्लोबुलिन ई का मतलब है एप्सिलॉन, इम्यूनोग्लोबुलिन एम का मतलब है म्यू एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जी का मतलब है गामा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से इनके टाइप्स होते हैं। तो IgA जिसको आप इम्यूनोग्लोबुलिन ए कहते हैं, इसकी जो टोटल परसेंटेज होती है 15% होता है। सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडीज के टाइप होते हैं, जो मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडीज माना जाता है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी को माना जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डी और ई जो है सबसे कम होते हैं, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन जी सबसे ज्यादा होता है, लगभग 75%। वहीं इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो 15% होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है जनरली पाया जाता है म्यूकस के अंदर और कोलेस्ट्रम के अंदर। तो देखिए यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन ए, दिस इज मेनली फाउंड इन म्यूकस। लोकेशन इज म्यूकस। म्यूकस क्या है? म्यूकस इज द सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इवन वेजाइना। तो वेजाइना से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से म्यूकस रिलीज होता है। वहां पे उस म्यूकस के अंदर इम्यूनोग्लोबिन ए टाइप का एंटीबॉडीज पाया जाता है। इसके अलावा ये कोलोस्ट्रम में भी होता है। कोलोस्ट्रम को आप गोल्डन लिक्विड बोलते हैं। कोलोस्ट्रम इज गोल्डन लिक्विड। कोलोस्ट्रम को गोल्डन लिक्विड इसलिए बोलते हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड व्हेन द फीमेल स्टार्ट द लैक्टेशन। चाइल्ड डिलीवरी के बाद जब फीमेल लैक्टेशन स्टार्ट करती है तो वो कोलोस्ट्रम रिलीज करती है। कोलोस्ट्रम जो होता है हाईली न्यूट्रिटिव होता है एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर द न्यूबॉर्न चाइल्ड, और न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि उस कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज ए होता है। तो एंटीबॉडी ए, इम्यूनोग्लोबिन ए जिसको आप बोलते हैं, तो इम्यूनोग्लोबिन ए उसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये इम्यूनोग्लोबिन ए फिटस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द पैथोजेंस एंड अगेंस्ट द डिजीज। तो इसका अपना एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। तो IgA गिवन बाय मदर प्रोटेक्ट बेबी फॉर 6 मंथ, लगभग 6 मंथ के लिए वो बेबी को प्रोटेक्ट करता है और ये कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर डाइमेरिक होता है। इसमें 4 पैराटोप होते हैं। डाइमेरिक और 4 पैराटोप का मतलब क्या है? देखिए, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का बताया था उसमें 2 पैराटोप होते हैं, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। इज दैट क्लियर? लेकिन कभी कभी ये डाइमेरिक भी हो सकता है। वो एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी था। डाइमेरिक एंटीबॉडी का मतलब 2 मोनोमेरिक एंटीबॉडी को अटैच कर दीजिए तो डाइमेरिक एंटीबॉडी हो जाएगा। जैसे कि डाइमेरिक एंटीबॉडी, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी है, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया वाई शेप स्ट्रक्चर। देखिए, ये एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी और ये यहाँ पे दूसरा एंटीबॉडी। तो यहाँ पे ये 2 यूनिट है एंटीबॉडीज की, एक ये। तो ये हो गया डाइमेरिक। और पैराटोप कितने हो गए? एक ये और एक ये। तो यहाँ पे 4 पैराटोप्स हो गए, एंटीजन बाइंडिंग साइट, 2 इधर 2 इधर, 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई, यानी 4 पैराटोप। और बीच में ये जुड़ा हुआ होता है, बीच में ये जुड़ा हुआ होता है जे चेन से। दिस इज अटैच विद जे चेन। मतलब एक एंटीबॉडी का वाई शेप स्ट्रक्चर इधर, एक वाई शेप स्ट्रक्चर इधर, बीच में जे चेन से वो कनेक्टेड होता है। इज दैट क्लियर? तो टोटल यहाँ पे 4 पैराटोप्स हो जाते हैं और ये डाइमेरिक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे ये डाइमेरिक स्ट्रक्चर है, 4 पैराटोप्स है लिंक्ड बाय जे चेन। फंक्शंस जो होते हैं इसके, ये क्या काम करता है? प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे कि ये प्रेजेंट होता है किसमें? म्यूकस में प्रेजेंट होता है। म्यूकस कहां से सिक्रीट होता है? दिस इज द सिक्रीशन फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड वेजाइना। If any pathogen you will inhale या inhale by the respiratory tract or ingested by the digestive tract, then the secretion of mucus in the respiratory tract or the digestive tract can kill the pathogen. Is that clear to all of you? Because in that secretion, in that mucus having the antibodies. तो उसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आउटर सरफेस ऑफ बॉडी फ्रॉम इनहेल और इंजेस्टेड पैथोजन। इसके मॉलिक्यूलर वेट पे भी क्वेश्चन आ जाता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है इसका? 1,70,000 डाल्टन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इम्यूनोग्लोबिन ए, राइट, यानी कि अल्फा इम्यूनोग्लोबिन आपको बोलते हैं, ये मेनली म्यूकस में पाया जाता है। म्यूकस इज द सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द वेजाइना। इसके अलावा दिस इज आल्सो फाउंड इन द सिक्रीशन ऑफ वेजाइना आल्सो। दिस इज आल्सो फाउंड इन द सिक्रीशन ऑफ जो आपका लैक्टेशन का सिक्रीशन होता है, अर्लियर लैक्टेशन का, जिसको आप कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलोस्ट्रम में भी पाया जाता है और कोलोस्ट्रम में पाया जाने वाला ये एंटीबॉडी जो है फीटस को प्रोटेक्ट करता है अप टू 6 मंथ। 6 मंथ तक ये फीटस को प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट दी बेबी, नॉट फीटस, बेबी को प्रोटेक्ट करता है अप टू दी 6 मंथ। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है डाइमेरिक होता है, 4 पैराटोप्स होते हैं और ये बॉडी के आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करता है और म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनोग्लोबिन ए। इसके बाद इम्यूनोग्लोबिन डी की बात करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन डी मतलब डेल्टा। ये जो इम्यूनोग्लोबिन डी है, दिस इज मेनली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स। ये बी सेल्स के सरफेस पे पाया जाता है, राइट। और इसमें 2 पैराटोप होते हैं, यानी कि एक सिंपल वाई शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में जो कि मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे 4 पैराटोप नहीं होते, यहाँ पे ओनली 2 पैराटोप्स होते हैं। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,85,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस IgD इज 1,85,000। और इसका काम क्या है? जैसे कि ये सरफेस ऑफ बी सेल्स में प्रेजेंट है तो उसका रोल जो है एक्टिवेशन एंड सप्रेशन ऑफ बी सेल्स। when the antibodies will be required to protect the pathogens. Is that clear? तो पैथोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए जब एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड होगी तब बी सेल्स एक्टिव होगा। इज दैट क्लियर? तो बी सेल्स के एक्टिवेशन और जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो सप्रेस हो जाएगी। तो बी सेल्स के एक्टिवेशन एंड सप्रेशन में ये एंटीबॉडीज जो कि IgD जिसको आप बोलते हैं, तो IgD जो है
बी सेल्स के एक्टिवेशन एंड सेपरेशन में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे कि ये इसके सरफेस पे प्रेजेंट है तो ये इसके एक्टिवेशन एंड सेपरेशन में हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर? एंड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इम्यून रिएक्शन, तो डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इम्यून रिएक्शन में भी ये हेल्प करता है। या तो ये एक्टिवेशन में हेल्प करेगा या फिर सेपरेशन में, दोनों में ही इसको हेल्प करता है ये। आर यू गेटिंग और नॉट? व्हेन द बॉडी विल बी रिक्वायर्ड, जब आपकी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड करती है तभी इट विल प्ले द रोल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जब ये रिक्वायर्ड नहीं होता तब भी ये रोल प्ले करता है, यानी कि एक्टिवेशन एंड सेपरेशन दोनों काम करता है आईजीडी, एंड दिस इज ओनली 1%। इसके बाद आईजीबी यानी कि इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन, ये भी 1% होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये जो IgE होता है, दिस IgE इज मेनली प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक लिंकेज विद मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स। ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के साथ अटैच होता है IgE, और ये एलर्जिक रिएक्शंस में भी हेल्प करता है, एलर्जिक रिएक्शंस को प्रमोट करने का काम करता है ये। तो IgE ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा एंटीबॉडी ऐसा है जो एलर्जिक रिएक्शन को प्रमोट करता है। इट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, सो द एंटीबॉडी IgE विच इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन बिकॉज इट इज टाइटली लिंक्ड विद द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल। आपको पता होना चाहिए मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स एक एलर्जी कोजिंग केमिकल सब्सटेंस निकालता है जिसको आप बोलते हैं हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन के सिक्रीशन में ये एंटीबॉडी हेल्प करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये एलर्जिक रिएक्शन को प्रमोट करने में, एलर्जिक रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होने वाला एंटीबॉडी है वो IgE है, और ये भी 1% होता है, राइट? इसका मॉलिक्यूलर वेट 1,88,000 होता है। इसमें भी 2 पैराटॉम्स होते हैं, यानी कि दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू IgD, और मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स के साथ एक स्पेसिफिक लिंकेज में पड़ा होता है। इसके फंक्शन क्या है? जैसे कि मैंने बताया, मीडिएटर इन एलर्जिक रिस्पॉन्स, दिस इज द मीडिएटर इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जिक रिएक्शन में ये एक मीडिएटर का काम करता है, एलर्जिक रिएक्शन को प्रमोट करने में हेल्प करता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज लिंक्ड विद बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स, बिकॉज बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स both the cells are involved in allergic reaction, दोनों की दोनों सेल्स एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद ये मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करता है एंड प्ले रोल इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी, हेलमिन्स इन्फेक्शन में भी इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद इम्यूनोग्लोबिन जी, सबसे अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट इम्यूनोग्लोबिन या मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी जिसको कहा जाता है IgG, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन जी को मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी कहा जाता है। और इस एंटीबॉडी की खास बात यह है कि ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम पे जब बेबी की ग्रोथ टेक प्लेस करती है इनसाइड द यूटेरस, तो यूटेरस के अंदर जब बेबी की ग्रोथ टेक प्लेस करती है उस टाइम पे ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके कन्फर द इम्यूनिटी इन फीटस ऑल्सो, IgG। तो ये मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी इसको माना जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? IgG, इज दैट क्लियर? और यहाँ पे देखिए इसकी परसेंटेज कितनी है? 75%। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। इसमें भी 2 पैराटॉम्स होते हैं, यानी कि इसका भी सिंपल स्ट्रक्चर है लाइक IgD एंड IgE की तरह। और यहाँ पे 1,46,000 डाल्टन इसका वेट होता है। इसके फंक्शंस क्या है? स्टिमुलेट द फैगोसाइटिक सेल्स, ये फैगोसाइटिक सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। कभी भी कोई भी पैथोजन अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये एंटीबॉडी जो है फैगोसाइटिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि फैगोसाइटिक सेल उस पैथोजन्स को इनगल्फ कर जाए, उस पर डायरेक्टली अटैक करे। तो ये इसका एक मेजर रोल है कि ये एक्टिवेट करता है फैगोसाइटिक सेल्स को। IgG जो है एक्टिवेट करता है फैगोसाइटिक सेल्स को। एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दिस इज द सेट ऑफ 30 प्रोटीन्स, ये 30 प्रोटीन्स का सेट है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बी सेल्स एंड टी सेल्स जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है उस इम्यून रिएक्शन में हेल्प करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं। एंड दिस इज दी 30 सेट्स ऑफ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन योर ब्लड एंड दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस इवन इन इम्यून रिस्पॉन्स। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है। तो दिस इज मेनली स्टिमुलेट दी फैगोसाइटिक सेल्स। इसके अलावा ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ये 2 टाइप की इम्यून रिएक्शन होती है। आई विल डिस्कस लेटर अबाउट ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, दीज आर दी रिएक्शंस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये 2 इम्यून रिएक्शन है जिसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। मोस्ट अबेंडेंट ये सबसे ज्यादा पाया जाता है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके कन्फर द इम्यूनिटी इन फीटस ऑल्सो। तो ये 4 टाइप्स के एंटीबॉडीज हो गए। क्या हो गए? 4 टाइप्स के एंटीबॉडीज, IgA, IgD, IgE एंड IgG। आर यू गेटिंग और नॉट? इसको एक बार लिख के देखना, राइट? एक बार इसको रीड आउट करना तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए
पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि IgA के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। वो एंटीबॉडीज जो कि 6 मंथ तक एक बेबी को प्रोटेक्ट करता है, उस एंटीबॉडीज का नाम बताइए। IgA। तो IgA से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? या वो एंटीबॉडी जो म्यूकस मेम्ब्रेन या आउटर सरफेस को, बॉडी के आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, तो वो भी IgA होगा। अगर मैं IgD की बात करूं, किसकी बात करूं, इम्यूनोग्लोबिन डी की बात करूं, तो वो एंटीबॉडी बताइए जो कि एक्टिवेशन एंड सेपरेशन ऑफ बी सेल्स में हेल्प करता है, तो दैट इज IgD। या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो एंटीबॉडी बताइए जो कि बी सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, तो वो जो एंटीबॉडी है वो भी IgD है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली फ्रेम हो जाते हैं। IgE इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में कि वो एंटीबॉडी बताइए जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शन में, एलर्जिक रिएक्शन को मेडिएट करता है। दैट एंटीबॉडी इज IgE एंड दैट इज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक लिंकेज विद मास्ट सेल्स एंड बेसिफिल सेल्स। IgG, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि कौन सा एंटीबॉडी सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी। इज दैट क्लियर? हमारी बॉडी में सबसे अबेंडेंट एंटीबॉडी कौन सा है? तो सिंपल सा आंसर है, हमारी बॉडी में सबसे अबेंडेंट एंटीबॉडी जो है वो है IgG, 75% होता है। इज दैट क्लियर? या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एंटीबॉडी ऐसा है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है, तो दैट एंटीबॉडी इज व्हाट? IgG कैन इजिली क्रॉस द प्लेसेंटा। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है जो कि आपके क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करता हूँ अनदर एंटीबॉडी एंड दैट इज द लास्ट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नंबर 5 दैट यू कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन M, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन म्यू। सो लिसन केयरफुली। तो इम्यूनोग्लोबिन म्यू, तो इम्यूनोग्लोबिन म्यू की हम बात कर रहे हैं। IgM, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इम्यूनोग्लोबिन IgM, यानी कि ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली। IgM की भी बात कर लेते हैं हम। तो इम्यूनोग्लोबिन M देखिए, बात करते हैं IgM की। IgM यानी कि इम्यूनोग्लोबिन म्यू आप जिसको बोलते हैं, IgM जिसको इम्यूनोग्लोबिन म्यू कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबिन म्यू जो है ये सबसे लार्जेस्ट इन साइज है। दिस इज पेंटामेरिक। इम्यूनोग्लोबिन जो है ये पेंटामेरिक है। इसकी अगर परसेंटेज की बात करें, दिस इज 7 to 10%। एंड इसके मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी सबसे ज्यादा होता है, 9,60,000 डाल्टन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी कौन सी है जिसका वेट सबसे ज्यादा है, तो दैट इज IgM, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन म्यू इज द हैवीएस्ट एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, विच इज प्रेजेंट इन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसकी लोकेशन पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ IgM। तो IgM की जो लोकेशन है वो है ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड IgM यानी कि इम्यूनोग्लोबिन म्यू की जो लोकेशन है वो है ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन म्यू। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा यहां पे दिस इज द लोकेशन। अब हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन म्यू के फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पहले।
स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दिस इज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, ये एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। आर यू गेटिंग और नॉट? हैवीएस्ट स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे जो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो एंटीबॉडीज की जो ग्लाइकोप्रोटीन चेन्स होती है वो आपस में जे चैन से कनेक्टेड होती है। दीज आर कनेक्टेड बाय जे चेन। तो ये जे चेन से कनेक्टेड होती है, याद रहे आपको। तो लोकेशन, स्ट्रक्चर, इसके अलावा इसका जो फंक्शन है, फंक्शंस क्या क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें, इसको माना जाता है दिस इज फर्स्ट अपीयर्ड एंटीबॉडी। अगर पैथोजन कभी भी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले सारी एंटीबॉडीज में से ये सबसे पहले आगे आ जाती है। तो फर्स्ट अपीयर्ड एंटीबॉडी कहा जाता है, यानी कि सबसे आगे भागने का काम करती है, आगे से अटैक करने का काम करती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज फर्स्ट अपीयर्ड एंटीबॉडी। ये फर्स्ट अपीयर्ड एंटीबॉडी है बॉडी के अंदर। And this first appeared antibody, is that clear to all of you? This is first appeared antibody. ये पहली एंटीबॉडी है जो सबसे पहले अटैक करती है। Is that clear? इसके अलावा it play a very great and significant role in agglutination. एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ऑप्शनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ये परफॉर्म करता है IgG, IgM। ये सारी रिएक्शंस मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। IgM perform strong agglutination. It shows strong agglutination. It shows strong agglutination. ये strong agglutination reaction को प्रमोट करता है, जिसे आप IgM कहते हैं। Is that clear? And it activates the mast cells, कॉम्प्लीमेंट सेल्स एंड बी सेल्स। फर्स्ट एक्टिवेशन, बाकी अदर एंटीबॉडीज भी एक्टिवेट करती हैं, सप्रेस भी कर सकती हैं, लेकिन द फर्स्ट एक्टिवेशन, अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन आए, फर्स्ट एक्टिवेशन परफॉर्म्ड बाय विच एंटीबॉडी? फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एंड मास्ट सेल्स, दैट इज कैरिड आउट बाय द दैट प्रोसेस विल बी कैरिड आउट बाय द IgM। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये क्या करती है? फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स, बी सेल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज द सेट ऑफ 30 प्रोटीन्स दैट आल्सो हेल्प्स टू प्रमोट इम्यून रिएक्शन, जो कि इम्यून रिएक्शंस को प्रमोट करने में हेल्प करता है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। इसी के साथ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इज डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शंस। अगला जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। टाइप ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज रिएक्शन, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये इंटरेक्शन कितने टाइप के हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्लूटिनेशन की बात कर लेते हैं। एग्लूटिनेशन, दिस इज ए काइंड ऑफ रिएक्शन। एग्लूटिनेशन में क्लम्पिंग ऑफ माइक्रोब्स हो जाता है। जो भी पैथोजन एंटर करता है उसकी क्लम्पिंग हो जाती है, उसके साथ के जो एंटीजन्स है, राइट, वो एंटीबॉडीज के साथ इंटरेक्ट करके ये एंटीबॉडीज उसको क्लम्पिंग करने का काम करता है। तो इसे आप एग्लूटिनेशन कहते हैं। एंड एग्लूटिनेशन रिएक्शन मेनली अकर्ड बाय, मेनली शोन बाय IgM, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन M जो है मेनली दिस रिएक्शन को शो करता है। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग और नॉट? तो एग्लूटिनेशन क्या है? दिस इज द क्लम्पिंग ऑफ माइक्रोब्स। इसमें क्लम्पिंग ऑफ माइक्रोब्स हो जाता है ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की वजह से इसमें क्लम्पिंग ऑफ माइक्रोब्स देखा जाता है। एंटीजन
एंटीबॉडी इंटरेक्शन की वजह से इट शोज क्लम्पिंग ऑफ माइक्रोब्स, राइट। एट द एंड माइक्रोब्स विल बी डाई आउट ड्यू टू सेल लाइसिस। क्लम्पिंग के बाद सेल लाइसिस हो जाता है, माइक्रोब्स डेड ड्यू टू सेल लाइसिस। इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है एग्लूटिनेशन हो गया, क्लम्पिंग ऑफ माइक्रोब्स। अनदर इज ऑप्सोनाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन, ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन इज मेनली परफॉर्म बाय आईजीए, एंड ये वाला एग्लूटिनेशन मेनली कौन परफॉर्म करता है? आईजीएम, एंड दिस इज मेनली परफॉर्म बाय आईजीजी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आईजीजी ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन को जनरली परफॉर्म करता है। आईजीजी एग्जैक्टली क्या करता है? आईजीजी विल बी कोटेड ओवर दी, ये एंटीबॉडी जो है वो माइक्रोब्स के सराउंडिंग में कोट बना लेता है। इज दैट क्लियर? और जैसे ही वो माइक्रोब्स के सराउंडिंग में इकट्ठा हो जाता है, कोटेड बना लेता है, वैसे ही दैट इनहैंस द चांसेस ऑफ रिकॉग्निशन बाय फैगोसाइटोसिस, बाय फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स फिर ऐसे माइक्रोब्स को आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये जनरली ऑप्सोनाइजेशन जो रिएक्शन है, इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस बाय द फैगोसाइटिक सेल्स। इसका जो रोल क्या है, वो फैगोसाइटिक सेल्स को आसानी से रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। सपोज दैट ये एक पर्टिकुलर पैथोजन है, दिस इज पैथोजन, एंड दिस पैथोजन विल बी कोटेड बाय दिस व्हाट? आईजीडी, आईजीजी। आईजीजी को ऑप्सोनिन भी कहा जाता है। आईजीजी एंटीबॉडी को आप ऑप्सोनिन भी कहते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये माइक्रोब्स है, ये पैथोजन है, और इसको कोट कर दिया है आईजीजी ने, यानी कि इस एंटीबॉडी ने इसको कोट कर दिया है। अब ये जो माइक्रोब्स है, इट कैन इजीली रिकॉग्नाइज बाय फैगोसाइटिक सेल। जो ये फैगोसाइटिक सेल्स है, फैगोसाइटिक सेल्स जो है ये इस तरीके से फैगोसाइटिक सेल्स है। फैगोसाइटिक सेल्स आसानी से इसको इनगल्फ कर सकता है, अब क्योंकि इसके लिए रिकॉग्निशन को इंप्रूव करता है ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन। तो ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन में क्या है? इन ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में, राइट, पैथोजेंस आर कोटेड बाय द इम्यूनोग्लोबिन जी, यानी कि इसको आप ऑप्सोनिन भी बोलते हैं। ऑप्सोनाइजेशन जनरली परफॉर्म्ड बाय इम्यूनोग्लोबिन जी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो दिस इज परफॉर्म्ड बाय इम्यूनोग्लोबिन जी। ऑप्सोनिन इस रिएक्शन को इस एंटीबॉडी को बोलते हैं, एंड इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस बाय इट enhance the recognition of pathogens by phagocytic cells. phagocytic cells जो है इसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं एंड फैगोसाइटोसिस में ये हेल्प करता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एंटीबॉडी फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, एंड यू विल गिव द आंसर आईजीजी हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की एंड लाइसिस की। सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए प्रेसिपिटेशन, ये भी एक तरह की एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को शो करता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? कभी कभी एंटीजन्स जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। इफ एंटीजन्स आर सोल्यूबल, इन दैट केस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विल फॉर्म। इन दिस केस एग्जैक्टली होता क्या है? इफ एंटीजन्स आर सोल्यूबल, देन antibody will interact with that antigen and make it complex. Is that clear? And make it insoluble and make it solid, and that solid, insoluble and complex antigen now can easily ingested by the phagocytic cells. तो phagocytic cells एक soluble antigens को engulf नहीं कर पाती है। In that case antibody जब interact करता है किसके साथ? सोल्यूबल एंटीजन के साथ, दैट बिकम इनसोल्यूबल। उसके इंटरेक्शन के बाद वो इनसोल्यूबल बन जाता है, और इनसोल्यूबल एक कॉम्प्लेक्स हैवियर स्ट्रक्चर जो है
that can easily ingested by the phagocytic cells. So this is called precipitation. Is that clear? समझ आया? तो यहाँ पे in this interaction soluble antigen react with एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करता है एंड मेक ए कॉम्प्लेक्स एंड हैवियर इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर। तो जिससे कि हैवियर इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हैवियर इनसॉल्युबल, राइट, this heavier insoluble component can easily digested by कौन डाइजेस्ट कर लेता है? phagocytic cells। डाइजेस्टेड मत लिखिए, इसको इंजेस्टेड लिखिए। कैन इजिली इंजेस्टेड बाय phagocytic cells, जो कि पहले नहीं कर पाता। इजिली इंजेस्टेड बाय phagocytic cells। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। इसके बाद जो अगली रिएक्शन है दैट यू कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। कभी कभी एंटीबॉडी जो है न्यूट्रलाइज कर देती हैं एंटीजेंस को। कुछ एंटीजेंस ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, प्रेजेंट ऑन पैथोजन सरफेस, प्रेजेंट ऑन माइक्रोबियल सरफेस। तो माइक्रोब्स के सरफेस पे कुछ एंटीजेंस ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक है। तो एंटीबॉडीज, कुछ एंटीबॉडीज उन टॉक्सिक एंटीजेंस को, राइट, उन टॉक्सिक एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दैट्स व्हाई कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ऑप्शनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन जनरली परफॉर्म बाय आईजीजी। तो याद रखिएगा इस बात को। तो यहां पे न्यूट्रलाइजेशन मेनली परफॉर्म बाय आईजीजी। इन दिस केस antibodies neutralize the toxic antigens which are present on microbe surface. Antibodies neutralize the toxic antigens which are present on surface of microbes, जो कि माइक्रोब्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, which are generally present on surface of microbes, और माइक्रोब्स के सरफेस पे जनरली प्रेजेंट होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो उनको ये न्यूट्रलाइज कर देता है एंड यू कैन से कन्वर्ट द विरुलेंट फॉर्म इनटू नॉन विरुलेंट। विरुलेंट फॉर्म को नॉन विरुलेंट में कन्वर्ट करने का काम ये कर देता है। इज दैट क्लियर ऑल? इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन बची है जिसको आप लाइसिस कहते हैं। अगर लाइसिस की बात की जाए, लाइसिस एग्जैक्टली है क्या? तो लाइसिस में क्या होता है, एंटीबॉडीज जो है अटैक ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंटीबॉडीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैक करते हैं पैथोजेंस की। पैथोजेंस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जब एंटीबॉडीज अटैक करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने की वजह से सेल लाइसिस टेक प्लेस करता है। इसे आप लाइसिस बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है। तो इन दिस केस एंटीबॉडीज अटैक ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंटीबॉडीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैक करती है। इज दैट क्लियर? एंड दैट रिजल्ट्स टू सेल लाइसिस plasma membrane of microbes. Is that clear? Or pathogens you can say. That results to cell lysis. This is also a kind of antigen and antibody interaction. तो इसी के साथ antigen antibody interaction is done. Opsonization, right? Agglutination, precipitation, neutralization and lysis. These all are the types of antigen antibody interaction.
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद एक चीज मैं छोटी सी आपको बता देता हूं कि ये बी सेल्स किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। यहाँ पे एंटीबॉडीज तो बी सेल्स रिलीज करती है, ये तो पता ही है आपको, लेकिन एग्जैक्टली उसका रोल कैसे प्ले होता है ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। एक बी सेल्स कितने एंटीबॉडीज रिलीज करती है और वो एंटीबॉडीज कितनी देर तक रिलीज करती है, राइट? इज दैट क्लियर? मेमोरी सेल्स का रोल क्या है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। एग्जैक्टली क्या होता है रोल ऑफ बी सेल्स? जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आता है तो ये जो बी सेल्स हैं, दीज बी सेल्स डिवाइड इनटू द टू टाइप सेल्स। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक मेमोरी सेल और दूसरी इफेक्टर सेल। सो डोंट बी कंफ्यूज, कभी कभी इफेक्टर सेल को प्लाज्मा सेल भी दिया होता है। When pathogen will enter inside the body, these B cells will divide into the memory cell and effector cells. तो इस B cells को स्टिमुलेट कौन करता है? इस B सेल को स्टिमुलेट करता है एक साइटोकाइन। साइटोकाइन बारे में मैंने बताया था आपको, इसको लिम्फोकाइंस भी बोलते हैं, और ये लिम्फोकाइंस जो रिलीज करता है हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स, TH मतलब हेल्पर टी सेल्स, B cells and T cells। तो हेल्पर टी सेल्स जो है स्टिमुलेट करेगा बी सेल्स को व्हेन द पैथोजेंस विल एंटर इनसाइड द बॉडी। व्हेन द पैथोजेंस, एग्जैक्टली रिएक्शंस कैसे परफॉर्म होती है मैं आपको बता रहा हूं। व्हेन द पैथोजन विल एंटर इनसाइड द बॉडी, दिस हेल्पर टी सेल्स विल रिलीज दिस साइटोकाइन दैट वी कॉल लिम्फोकाइंस। इंटरल्यूकिन 5 होता है, IL-5। तो इस लिम्फोकाइन जो है इस बी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से इनमें डिवीजन होगा, यहाँ पे डिवीजन होगा, और उस डिवीजन की वजह से दो टाइप की सेल्स प्रोड्यूस होगी। वन इज मेमोरी सेल, अनदर इज इफेक्टर सेल। इज दैट क्लियर? तो ये मेमोरी सेल्स कैन, इसका रोल क्या है मैंने आपको पहले ही बताया। मेमोरी सेल का रोल क्या होता है, वो रिकॉग्नाइज ऑफ पैथोजेंस। ये मेमोरी सेल्स जो है लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाके स्टोर हो जाएगी फॉर सेवरल ईयर्स, इवन कई सालों तक ये स्टोर रहती है, और जब भी पैथोजेंस एंटर करता है तभी ये मेमोरी सेल्स फिर से एक्टिवेट हो जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये बात याद रखें, ये स्टोर हो जाती है, स्टोर फॉर ईयर्स इन लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये लिम्फोइड ऑर्गन्स में कई सालों तक के लिए स्टोर हो जाती है, और व्हेन द पैथोजन विल एंटर इनसाइड योर बॉडी सेकंड टाइम, देन दीज बिकम एक्टिवेट। इज दैट क्लियर? वहीं जो इफेक्टर सेल्स है और प्लाज्मा सेल्स है, अब ये इफेक्टर सेल्स और प्लाज्मा सेल्स क्या है, ये क्या करती है, रिलीज एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज रिलीज करती है। एंटीबॉडीज एक बार अगर पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो प्लाज्मा सेल्स ने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पे मेमोरी सेल्स और इफेक्टर सेल्स, एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यहां पे इफेक्टर सेल्स जो है जब एक बार डिवाइड होने के बाद, बी सेल्स डिवाइड होने के बाद इफेक्टर सेल्स और जो प्लाज्मा सेल्स बनी है, तो ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये नॉन डिवाइडिंग हो जाती हैं, नॉन डिवाइडिंग हो जाती है, रिलीज एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का इसका रेट जो होता है 2000 से लेके 20,000 पर सेकेंड। एक सेकंड में इतने ज्यादा एंटीबॉडीज निकालता है वो, 2000 से 20,000 पर सेकंड एंटीबॉडीज निकलते हैं, और ये एंटीबॉडीज निकलते रहते हैं इस प्लाज्मा सेल से 4 to 5 आवर्स। ठीक है, 4 से 5 घंटे तक वो एंटीबॉडीज निकालता रहेगा, 2000 से 20,000 एंटीबॉडीज पर सेकंड के हिसाब से ये प्लाज्मा सेल्स, और ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स रहती है। और यहां पे ये एंटीबॉडीज का जो सिक्रीशन होता है ये लिम्फोइड टिश्यूज में होता है या लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में या लिम्फ में इसका सिक्रीशन होता है। ये रिएक्शन जनरली परफॉर्म होती है लिम्फ में, ब्लड में रिएक्शंस परफॉर्म नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। ये प्लाज्मा सेल्स ब्लड में नहीं बनती है, ये लिम्फोइड ऑर्गन्स में बनती है। अबाउट लिम्फोइड ऑर्गन्स और इम्यून सिस्टम और अबाउट द जितने भी लिम्फोइड टिश्यूज वगैरह हैं, सेल्स हैं, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो लिम्फोइड ऑर्गन्स में रिएक्शंस प्रमोट होती है, ब्लड में रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करती है, ये बात आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो लिम्फोइड ऑर्गन्स में एग्जिस्ट करती हैं, ये ब्लड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया? सो दिस इज अबाउट रोल ऑफ बी सेल्स। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में with my next topic cell mediated immunity. So this is all about humoral mediated immunity, जो कि मैं इस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा अबाउट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। आर यू गेटिंग और नॉट? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।